क्लासेस। हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 11.3 क्लास 7th का चैप्टर नंबर 11 पेरीमीटर एंड एरिया। उसके कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, तो क्वेश्चन नंबर 14 तक मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी थी, तो 15 बचता है। ये 15 क्वेश्चन का फिगर है, ये 19 है और ये वाली चीज़ कितनी थी देख लेते हैं, 10 मीटर। क्लियर है? तो देखो क्या दिया इसने। एक तो इसमें इनर सर्कल है, इनर सर्कल कौन सा होगा? ये वाला है ना, क्लियर है। और आउटर सर्कल ये। पढ़ते हैं क्या कह रहा है, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द इनर एंड द आउटर सर्कल्स। अब इसने हमें डायग्राम इतना हेफेजर्ड दिया है, इसमें हमें पता नहीं चल पा रहा कि जो इनर सर्कल है उसकी रेडियस क्या है। तो पहले हम रेडियस ऑफ इनर सर्कल जानने की कोशिश करेंगे, उसके बाद रेडियस ऑफ आउटर सर्कल जानने की कोशिश करेंगे, है ना। रेडियस ऑफ आउटर सर्कल ठीक। तो ये इनर सर्कल की रेडियस जाननी है हमको, है ना। ये पूरा 19 है और उसमें से इतना पोर्शन जो है वो कितना है, 10। तो जो रेडियस होगी इनर सर्कल की वो क्या होगी, वो यहाँ से लेके और यहाँ तक होगी। तो हम कैसे कह सकते हैं, 19 माइनस 10, तो कितना आ गया, 9। तो 19 माइनस, कलर अच्छा नहीं है, 19 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 9 मीटर्स, है ना। और आउटर सर्कल की जानने के लिए हमें कौन सी लेंथ चाहिए, ये वाली पूरी, इतनी प्लस इतनी, तो इतनी और प्लस ये भी, तो ये पूरी कितनी दे रखी है हमको, 19 मीटर्स है। यानी कि आउटर सर्कल की भी पता चल गई रेडियस और इनर सर्कल की। तो सर्कमफेरेंस इनर का, इसका सर्कमफेरेंस क्या होगा, 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई कितना है, 3.14 इंटू आर। क्लियर है? मैं इसको आगे भी सॉल्व करूँ या आप खुद करेंगे मल्टीप्लाई करके? तो ठीक है, 9 2 ज़ा कितना होता है, 18। यहाँ तक क्लियर है, 9 2 ज़ा 18 हो गया। और 18 मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, करके देखें। 18 4 जा 72, 18 3 जा कितना आ गया, 54.72 मीटर। क्लियर है? अब जैसे रेडियस ऑफ आउटर सर्कल पता चल गई कितनी है, 19 मीटर्स है ना। तो आउटर सर्कल की जब मुझे रेडियस पता है तो इसमें भी हम लगा देंगे क्या, 2 पाई आर। 2 पाई आर लगा देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर आपका, बताओ। टू इंटू 3.14 इंटू 19, 2 इंटू 3.14 इंटू आर, आर कितना है, 19। ठीक है, 3.14 को कर दे 38 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 8 4 जा 8 3 जा 18 4 जा 72। ओ ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया यहाँ पे, 18 4 जा 72 कैरी 7, 18 और 7 25, 18 3 जा 56.52 आंसर आएगा। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, आप भी ध्यान रखना है, मैंने कर दिया आप भी कर सकते हो। मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 1 जा 8, 8 और 3 11 कैरी 1, 8 3 जा 24 और 1 25, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12 कैरी 1, 3 1 जा 3 4, 3 3 जा 9, 2 3 9 2 11, है ना। यहाँ तक समझ में आई बात? अगर कॉम्पिटिटिव्स वाले भी ये वीडियो को देख रहे हैं तो देखो, अगर आपको 2 पाई आर पूछा गया है तो आपको बस ये देखना है कि जो ऑप्शन कोई ऐसा हो जो 19 का मल्टीपल रहा हो, यानी कि डिवीजन पॉसिबल हो, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक में आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। अब इसने क्या पूछा, हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस। तो रेडियस मिल गई व्हील की, हमें तो कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में बस देखना है कि हमें क्या क्या मिल रहा है।
28 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि हम व्हील को जो है उसकी रेडियस, हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस, ये मानो व्हील बनाया मैंने, इसकी रेडियस हो गई 28 सेंटीमीटर, है ना। फिर ये घूमा घूमा ऐसे घूमा, तो इसको कहाँ तक भेजना है हमको, 352 मीटर्स तक इसको भेजना है। तो क्या करें, इसका मतलब 352 मीटर तक ये भेजेंगे, तो इसका मतलब ये सरकमफेरेंस जो है इसकी निकालें। टू पाई आर, पाई कितना लेना है 22/7, और आर कितना है ये 7 4 जा 28, 22 4 जा 88, 88 2 जा सॉरी। यहाँ तक क्लियर है बात, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, इसने हमसे कुछ थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछा। इसने पूछा कि जो सर्कल है, जो पहिया है, वो कितना घूमेगा, नंबर ऑफ रोटेशंस कितना कवर करेगा। तो आप खुद सोचो, जब हम एक बार में उसको धक्का देंगे तो उसकी जितनी सरकमफेरेंस है उतना तो वो घूम के आएगा ही आएगा, है ना, एक बार में। अब हम उसको कितना घुमाना है, हमको टोटल डिस्टेंस जो कवर करानी है वो है आपके पास इतनी, टोटल डिस्टेंस जो कवर करवानी है वो, और वो जब एक बार में घूमेगा तो एक बार में कितना घूमेगा वो, जितनी उसकी सरकमफेरेंस होगी, सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील, है ना। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर करनी है उसको कितनी है 352 मीटर, और डिवाइड बाय 176 मीटर, यानी कि उसको कितने चक्कर काटने पड़ेंगे, कितना टाइम उसको जो है घूमना पड़ेगा। अब आप एक चीज़ देख पा रहे हो, इसने गिवन करा है हमें डेटा मीटर में, और जो हमारे को रेडियस गिवन करी है वो करी है सेंटीमीटर में। तो मैंने आपको कन्वर्जन सिखाया था चैप्टर शुरू होने के शुरुआत में। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे। अब देखो 176 2 जा 352, तो कितने रोटेशन आ गए 200 टाइम्स। क्लियर है बात, समझ में आ गया। जब रोटेशन का क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि नंबर पूछ रहा है, तो आप खुद सोचो क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि जो व्हील है तो अपनी लेंथ से ज़्यादा तो कवर नहीं करेगा एक रोटेशन में। तो एक रोटेशन में माना कि उसने अपनी लेंथ के बराबर कवर किया, 1 की वैल्यू आ गई, 2 की आ जाएगी, ऐसी 3 की आ जाएगी। लेकिन इस बार हमें ये दे दिया कि वो इतनी डिस्टेंस कवर करता है, एक में हमें डिस्टेंस पता है, तो हमें नंबर ऑफ रोटेशंस निकालने, इसलिए हमने क्या परफॉर्म किया, डिवीजन, है ना। ये क्लॉक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये पता होगा कि मिनट हैंड कौन सी होती है, और जो छोटी वाली वो जो कौन सी बोलते हैं उसको, आर हैंड कौन सा होता है, ये सब आपको पता होगा। तो ये घड़ी बन जाती है आपकी, और कहीं सेकंड की सुई होगी, है ना, ऐसे मान लेते हैं। तो मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक इज़ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि मिनट हैंड जो है वो 15 सेंटीमीटर की है। हाउवर डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। अब कह रहा है कि 1 घंटे में जो है वो कितना घूम जाएगी, कितनी देर में, 1 घंटे में। अब आप मुझे एक बताओ, जो मिनट हैंड होती है वो तो पूरे 1 घंटे में पूरा ही सर्कल का राउंड कर लेती है, इतना तो आप सबको पता होगा। पूरा राउंड करने का मतलब पूरी उसकी सरकमफेरेंस को कवर करना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मिनट हैंड इन 1 आवर इज इक्वल्स टू सरकमफेरेंस ऑफ क्लॉक। समझ में ही बात ये वाली। तो कैसे निकाले, 2 इंटू पाई इंटू आर। पाई कितना दे रखा है 3.14, और आर कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, क्योंकि यही तो बताया है कि ये ऐसे समझो, देखो ये सर्कल है, दोबारा बनाती हूँ डायग्राम, ये मिनट हैंड है, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग दे दी इसने, फिर का ये घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, घूमती जा रही है। तो 1 घंटे बाद पूछ रहा है, तो 1 घंटे में ये तो हमें पता है मिनट हैंड तो पूरा परिधि कवर कर लेती है, यानी कि परिधि यानी कि सरकमफेरेंस। तो इसका कैलकुलेशन करो, 3.14 इंटू 30, 3 4 ज़ा 12, कैरी 1 3 1 4, 3 3 ज़ा 9, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देंगे 94.20, यानी कि 94.2 सेंटीमीटर जो है हमारे पास क्या आ गया, इसने इतनी डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी। क्लियर है।
तो ये हो गई 11.3 ख़त्म। अब हम शुरू करने जा रहे हैं 11.4। तो 11.4 के क्वेश्चंस और भी इंटरेस्टिंग है। 11.3 कुछ खास टफ थी या इजी थी, क्या थी? तो जो भी थी, लेकिन 11.4 और भी इंटरेस्टिंग है। तो अब हम 11.4 देखते हैं। एक गार्डन है इसमें मिक्स्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक गार्डन दे रखा है जो कि कितना लॉन्ग है, 90 मीटर लॉन्ग है। चलो डायग्राम बनाया जाए इसमें। बड़ा गार्डन बनाते हैं, सबको बड़ा ही गार्डन पसंद होगा। ये बन गया गार्डन। तो कितना दिखाया है इसमें, 90 मीटर लॉन्ग। ये हो गया 75 मीटर ब्रॉड। तो ये 75 मीटर ब्रॉड बना दिया, ठीक है। अब पाथ 5 मीटर वाइड इज टू बी बिल्ट आउटसाइड एंड अराउंड इट। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो पाथ इसको बनाना है वो इसको कहाँ बनाना है, बाहर बनाना है। तो हम ऐसे करते हैं, गार्डन को थोड़ा अंदर की तरफ कर देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा 90 मीटर और ये कितना हो गया 75 मीटर। क्लियर है यहाँ तक की बात? ठीक है। अब क्या करा, तो इसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। और ये वाइड कितना है, हर जगह से वाइड को हम अलग कलर से दिखाते हैं। 5 मीटर, 5 मीटर, ये भी 5 मीटर है, ठीक है। तो इसने कहा हमें क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। एरिया ऑफ द पाथ का क्या मतलब हो गया, किसका एरिया निकालना है? चलो देखो, ये एरिया निकालना है। किसी के दिमाग में किसी भी तरह का आइडिया हो तो बताओ कि कैसे कर सकते हैं हम इसको, सोच के देखो ज़रा। अब बहुत ही रोमांचक क्वेश्चन बनने वाला है, इसको ज़रा मार्किंग करते हैं तो और ही मज़ा आएगा इसमें। ABCD EFG और ये हो गया H, है ना। अब आप देखो, आपको एरिया ऑफ EFGH तो आराम से निकाला जा सकता है। एरिया ऑफ EFGH कितना हो जाएगा, रेक्टेंगल शेप है तो लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है, 90 इंटू 75 मीटर्स। तो कितना आ गया 75, 9 5 जा 45, 4 9 7 जा 63 और 4 67। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ EFGH, है ना। क्या आप इसी तरह से एरिया ऑफ ABCD भी निकाल सकते हैं? सोचना पड़ेगा। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है 90 प्लस, देखो 5 इधर ऐड हो गया और 5 इधर ऐड हो गया, 5 इधर ऐड हो गया, 5 इधर ऐड हो गया, तो 5 + 5 इज इक्वल्स टू 100 मीटर्स। इसी तरह से ब्रेथ कितनी हो गई 75, तो ये थी सही इतनी, यहाँ से लेके और यहाँ तक। फिर इसमें इतनी और ऐड हो गई 5 और ये भी 5, तो ये कितना हो गया 75 और 5 85। क्लियर है यहाँ तक? तो एरिया ऑफ ABCD कितना हो गया 100 इंटू 85 यानी कि 8500 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। तो एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल्स टू व्हाट, एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ EFGH। तो ABCD का एरिया कितना है 8500, EFGH का एरिया कितना है 6750। क्लियर है? कितना बचेगा, माइनस करके कितना आया आंसर 7750, है ना। ये आ गया। अब क्या आप ये सब जानते हैं 1 हेक्टेयर की वैल्यू कितनी होती है, बताई थी मैंने, 10⁴ मीटर स्क्वायर होती है 1 हेक्टेयर में, है ना। तो हमें क्या चाहिए, गार्डन का एरिया चाहिए हेक्टेयर्स में। तो यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ गार्डन इन हेक्टेयर्स इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 हेक्टेयर की वैल्यू तो 10⁴, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने हेक्टेयर हो गए, 1 मीटर स्क्वायर में हो गए 1/10⁴ हेक्टेयर। तो 1750 में
कितने हेक्टेयर हो गए 1750 अपॉन 10⁴ हेक्टेयर। क्लियर है यहाँ तक की बात। तो ये कितना आ गया 175 अपॉन 1000 हेक्टेयर। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया 0.175 हेक्टेयर आंसर। समझ में आ गया आपको ये बात। एक मिनट, हमने गलती तो नहीं कर दी? इसने पूछा क्या एरिया ऑफ द गार्डन पूछा है, तो गलती तो कर दी हमने, तो एरिया ऑफ पाथ निकाल दिया हेक्टेयर में। तो एरिया ऑफ गार्डन इन हेक्टेयर क्या होगा तो ये EFGH क्या है हमारा गार्डन, तो कितना हो जाएगा 6750 अपॉन 10⁴ हेक्टेयर। कितना हो जाएगा ये ठीक है, यहाँ तक डिवाइड कर दिया, सब समझ में आ गया। 1 हेक्टेयर की वैल्यू सही लिखा है मैंने, 10⁴ हेक्टेयर लिख दिया, 6750 आ गया। ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, क्या हो गया 0.675 हेक्टेयर। चाहो तो आगे ज़ीरो लिख लो। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है ना, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 3 मीटर वाइड पाथ रन्स आउटसाइड एंड अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क। ये भी सेम क्वेश्चन है कि जो एक पार्क है वो किस शेप में, रेक्टेंगुलर है, उसके जो आसपास है 3 मीटर वाइड जो एक पाथ बना रखा है, तो हमने भी बना दिया, हम तो किसी से कम नहीं। तो ये बन गया 3 मीटर वाइड पार्क। तो आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हो, जो पाथ होता है, फिर पाथ के मतलब गार्डन के बाहर पाथ, तो पाथ के बाहर जो शेप बनती है उसका लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ की तो एक तो लेंथ में ये जुड़ जाता है, और जो ब्रेथ कैलकुलेट करते हैं तो उसमें ये 2 टाइम्स होके वाइडनेस जुड़ जाती है। ठीक है, और पार्क की लेंथ कितनी है 125 मीटर है ना। ये बना दी पार्क की लेंथ, और ब्रेथ कितनी है 65 मीटर है। तो क्या पूछा गया है आपसे, वापस से यही पूछा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। क्लियर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो बच्चों कैसे होगा, सब ध्यान से देखेंगे। वापस से हम क्या करें, एरिया ऑफ, अगर मैं गार्डन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल्स टू वॉट 125 इंटू 65। एग्री। मल्टीप्लाई करें, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 2 12, 5 1 ज़ा 5 6 6 5 ज़ा 30, कैरी 3, 6 2 ज़ा 12 और 3 15, कैरी 1, 6 1 ज़ा 6 और 1 7 5 2। तो आपका आंसर क्या हो गया 8125 मीटर स्क्वायर। तो आपका क्या हो गया रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया है ना, क्योंकि लेंथ ऑफ पार्क पता है, ब्रेथ ऑफ पार्क पता है। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेंथ ऑफ पार्क इज इक्वल्स टू 125 मीटर। फिर आप लिखोगे कि ब्रेथ ऑफ पार्क इज इक्वल्स टू व्हाट। देखो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, समझ में तो आ रहा होगा, ये जल्दी समझ लो। अब इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, मैं क्लास 8th की जो है सब्जेक्ट्स फिर अपलोड करूँगी मैथ्स। ठीक है, अब आप देखो कि आप फिगर से क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, नई लेंथ और नई ब्रेथ क्या बन गई। तो नई लेंथ और नया ब्रेथ अगर देखे जाए तो ये इसकी निकालनी हमको इसके लिए है ना। तो क्या हुआ, तो नई लेंथ बनाने के लिए तो न्यू लेंथ इज इक्वल्स टू वॉट 125 तो थी सही, और दोनों तरफ की जो वाइड है वो भी ऐड हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, ठीक है। इसी तरह से न्यू ब्रेथ कितनी हो जाएगी 65 + 3 + 3 71 मीटर। क्लियर है यहाँ तक की बात। तो अब क्या करें हम नया एरिया ऑफ पार्क निकाल देते हैं फिर से, एरिया ऑफ पार्क इंक्लूडिंग पाथ। ये थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं तो इनमें टाइम लगेगा। तो कितना हो जाएगा 131 इंटू 71। आप इसका कैलकुलेशन कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके। तो ये हो गया 9301 मीटर स्क्वायर। आप ये मत समझना कि मैम कैलकुलेटर से कर रही है तो हम भी करेंगे ना, ये सिर्फ आपका टाइम बचाने के लिए। अब पाथ का एरिया कैसे निकाल देंगे, ये जो है इसमें से हम माइनस क्या कर देंगे 8125।
कि पहले जो है पाथ को इंक्लूड करके हमने एरिया निकाल लिया, फिर और बिना पाथ को इंक्लूड करे निकाल लिया, तो दोनों को जब माइनस करेंगे तो सिर्फ पाथ हमारे पास आ जाएगा। तो आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा 1176 मीटर स्क्वायर। माइनस करना तो आता है ना, फिर भी देख लो एक और बार। ये कितना हो गया 11 और ये कितना रह गया 2, क्यों 0 से तो कैरी ले नहीं सकता 6। ये कितना रह गया, ठीक है 7, 9 रह जाएगा, 9 में से 2 7, फिर ये 2 1, कितना हुआ ये, फिर ये 1। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ पिक्चर इज पेंटेड ऑन अ कार्डबोर्ड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 5 सेंटीमीटर वाइड। तो मैंने क्या करा है, कार्डबोर्ड ही बना दिया। तो लेंथ कितनी है इसकी 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, सच दैट देयर इज़ अ मार्जिन ऑफ 1.5 सेंटीमीटर अलॉन्ग ईच ऑफ इट्स साइड। ठीक है, अब यानी कि इसका मतलब जो ये मार्जिन है, आपको सिर्फ क्वेश्चन इतना ही समझना है, जो ये मार्जिन है वो अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है। तो पिक्चर उसने पेंट करी ऑन अ कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड इतना लंबा था, है ना। देयर इज़ अ मार्जिन ऑफ 1.5 सेंटीमीटर अलॉन्ग ईच ऑफ इट्स साइड्स, यानी कि अब जो मार्जिन वो दे रहा है हर तरफ वो 1.5 सेंटीमीटर का मार्जिन रख रहा है। ध्यान रखो, यहाँ से यहाँ 1.5 सेंटीमीटर, इधर भी इसने 1.5 सेंटीमीटर छोड़ दिया, इधर भी 1.5 सेंटी छोड़ दिया और इधर भी 1.5 सेंटीमीटर, ताकि उसकी पिक्चर जो है सुंदर दिखे। तो इसने हमसे कह दिया, वही सेम क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखोगे इसने कहा फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द मार्जिन। तो मार्जिन का एरिया ही तो निकालना है, तो यही एरिया हो गया हमें बेसिकली जो निकालना है वो। तो इस बार हमारे पास क्या है, जो टोटल एरिया इंक्लूडिंग पाथ है वो कितना हो जाएगा, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा इस बार 8 × 5 यानी कि 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो अब अंदर वाले का है तो न्यू लेंथ क्या हो जाएगी इस बार, देखो ध्यान से, टोटल कितनी है 8, तो इसमें से ये वाली माइनस और ये वाली भी माइनस, तो 1.5 और 1.5 कितनी हो गई 3, तो 8 - 3 कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। इसी तरह से न्यू ब्रेथ कितनी हो जाएगी अब हमारे पास 5 माइनस, इधर से भी 1.5 गया और इधर से भी 1.5, तो ये टोटल कितना हो गया 3, 5 - 3 = 2 सेंटीमीटर। तो अब एरिया कितना हो गया अंदर वाले उसका, एरिया ऑफ फ्रेम विदाउट मार्जिन, तो 5 × 2 यानी कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब आप बताओ क्वेश्चन क्या पूछा है इसने हमसे, फाइंड टोटल एरिया ऑफ द मार्जिन। तो टोटल एरिया ऑफ मार्जिन वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, बताओ टोटल एरिया ऑफ मार्जिन कितना हो जाएगा अब हमारे पास। तो कार्डबोर्ड का एरिया, ये कौन सा एरिया है, ये कार्डबोर्ड का एरिया जब हमने मार्जिन इंक्लूड कर रखा है, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, स्पेलिंग गलत हो गई, BOARD, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड व्हेन, समझ में आ रहा है, हमने मार्जिन इंक्लूड कर लिया। देखो इसमें तो मार्जिन भी इंक्लूड है ना, ये 1.5 सेंटीमीटर का 1.5 का इंक्लूडिंग मार्जिन, और जब ये मार्जिन इंक्लूडेड नहीं है तो मार्जिन इंक्लूडेड, मैं पूरी थ्योरी नहीं लिखनी हूँ, पूरी लाइन आप ऊपर से लिख लेना, मैं सिर्फ इसमें लिखनी हूँ कि एरिया व्हेन मार्जिन इज इंक्लूडेड माइनस एरिया व्हेन मार्जिन नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, तो मार्जिन इंक्लूड करा था एरिया कितना 40, मार्जिन नहीं इंक्लूड किया तो 10, तो 40 में से 10 गए तो 330 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन फिर से पढ़ लो कि इसने हमें एरिया ऑफ मार्जिन पूछा, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, ए वरांदा ऑफ विड्थ 2.25 मीटर इज कंस्ट्रक्टेड ऑल अलोंग आउटसाइड अ रूम, ये एक रूम है। सबसे बस इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको यही देखना है कि कंस्ट्रक्शन आउटसाइड हुई है इनसाइड, तो हमें पता चल गया कि कंस्ट्रक्शन अब इसमें हुई है आउटसाइड, तो हमें यहाँ पे विड्थ पता चल गई 2.25 मीटर है, तो ये भी 2.25 है और ये भी, तो लेंथ में क्या होगा 2.25 + 2.25 ऐड हो जाएगा, यानी कि लेंथ में कितना है 2 और 2 4 और 25 25 50, तो 4.50 लेंथ में ऐड हो जाएगा और 4.50 ही विड्थ में ऐड हो जाएगा। और जो बरामदे के अंदर रूम है उसका हमें कितना दे रखा है इन्होंने, ये है आपका 5.5 मीटर का,
और लंबाई कितनी दे रखी है इसकी 4 मीटर, है ना। तो इसने हमसे क्या पूछ लिया, एरिया ऑफ द बरामदा। तो अल्टीमेटली वापस से हमें समझ में आ जाना चाहिए किसने पूछा क्या है, यही पूछा है इसने, क्योंकि जो ये है ये तो रूम बन गया, ये तो रूम ऑफ एरिया तो रूम का हो गया, तो ये बचा क्या, बरामदा बाहर ही तो है रूम के, तो रूम का हमको बरामदा का एरिया निकालना है। सेम क्वेश्चन है, कैसे करोगे, तो सबसे पहले एरिया ऑफ रूम निकाल दो। तो एरिया ऑफ रूम कितना हो गया 5.5 इंटू 4, क्योंकि लेंथ ऑफ रूम इज इक्वल्स टू, आप ये सब तो लिख लोगे ना, या मैं लिखूँ लेंथ ऑफ रूम इज इक्वल्स टू 5.5 मीटर, फिर ब्रेथ ऑफ रूम इज इक्वल्स टू 4 मीटर, है ना। तो ये हो गया 4 5 ज़ा 20 कैरी 2, 4 5 ज़ा 20 22.0, है ना, मीटर स्क्वायर। यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब हमको क्या निकालना है, तो अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ बरामदा, एरिया ऑफ बरामदा इंक्लूडिंग द एरिया ऑफ रूम, है ना। एरिया ऑफ बरामदा निकालेंगे ना, तो एरिया ऑफ रूम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम वापस से एरिया ऑफ रूम निकालेंगे। अब क्या होगा इसमें, बरामदा और इंक्लूड हो गया। थ्योरी पे भी ध्यान दो कि कैसे लिख रही हूँ मैं, एरिया ऑफ रूम, पहले एरिया ऑफ रूम अकेले निकाल गया, फिर एरिया ऑफ रूम इंक्लूडिंग बरामदा। तो अब लेंथ क्या हो गई हमारे पास 5.5 प्लस 4.50, ब्रेथ क्या हो गई 4 प्लस 4.50, तो लेंथ कितनी आ गई हमारे पास। ये कैसे ऐड करते हैं, ऐड देखो ऐसे करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद वाले पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 5 5 10 5 5 10, तो कितना हो गया 10 मीटर। इसी तरह से इसको भी ऐसे ही ऐड कर लेंगे, एक पॉइंट का एक बिना पॉइंट का है, तो जो पॉइंट है पॉइंट, और जो पॉइंट नहीं है तो 0 0, तो कितना हो गया 8.50 मीटर। एरिया कितना हो जाएगा 10 इंटू 8.50, तो कितना हो गया 85, ठीक है, ये कितना हो गया 85, है ना, समझ में आ गया तक। अब क्या करना है हमको, अब इसमें करना है, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अब आपको ये निकालना है इस क्वेश्चन में कि हमने एक तो ये देख लो कैलकुलेशन सही करी, अब तक तो सही है। अब एरिया ऑफ बरामदा और निकाल लेते हैं पहले। थ्योरी आप लिख लोगे, थ्योरी में क्या लिखना है, एरिया ऑफ रूम इंक्लूडिंग बरामदा माइनस एरिया ऑफ रूम, यानी कि 22, तो कितना आ जाएगा ये 63 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑन द ऑफ द बरामदा एट द रेट ऑफ 200 पर मीटर स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, जो फ्लोर है उस पर वो करानी है सीमेंट, तो फ्लोर पे जब सीमेंट करानी है तो क्या करना है, बहुत ईजी है। अब हमें बरामदा का एरिया भी पता चल गया, जो सीमेंट होगा वो तो ऐसा तो है नहीं कि बाहर बॉर्डर पे होगा, अंदर ही होगा, तो हमें पता चला कि एरिया ही निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग लिख लेते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर पे कितनी है, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द फ्लोर पे कितनी है, ₹200 है ना। और हमें कितने पे करनी है सीमेंटिंग 63 मीटर स्क्वायर पे, तो क्या हो जाएगा 200 इंटू 63, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो कितने रुपए हो गए हमारे 12,600 रुपीज़ विल बी द कॉस्ट। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन, इजी था ना। देखो सारे क्वेश्चनों में सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो ध्यान देते हुए समझते जाना। बस इंपॉर्टेंट ये है कि लेंथ और ब्रेथ कैसे निकालनी है, बाकी उसके बाद कुछ भी नहीं है। उसके बाद आपने बस बाहर का एरिया निकाला और अंदर के एरिया में से माइनस कर दिया, तो बच्चा कुछ रिमेनिंग एरिया आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये कितने क्वेश्चन है इसमें, हम 5 तक ही करेंगे आज की क्लास में, है ना। पाथ है 1 मीटर वाइड इज बिल्ट अलॉन्ग द बॉर्डर एंड इनसाइड ए स्क्वायर गार्डन। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये गार्डन के अंदर बना है, हमें एक कीवर्ड्स हाईलाइट करने हैं कि ये कहाँ बना है, अंदर बना है, गार्डन के अंदर। तो अब हम क्या करें, गार्डन के अंदर बना है, ठीक है। इनसाइड अ स्क्वायर गार्डन ऑफ साइड 30 मीटर, तो इस गार्डन की जो साइड है वो 30 मीटर है,
और ये स्क्वायर है तो शेप कैसी है, स्क्वायर है तो ये भी 30 मीटर, ये भी 30 मीटर, मतलब सारा 30 मीटर हो गया। तो अब पाथ जो बना है वो 1 मीटर वाइड है और वो भी अंदर की तरफ, ये 1 मीटर हो गया। इसी तरह से ये 1 मीटर और इसी तरह से ये भी 1 मीटर है ना। अब वापस से सेम क्वेश्चन बन गया कि एरिया ऑफ पाथ निकालो, यही निकालना है हमको। तो कैसे निकालें, कैसे लिखेंगे इसको एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए? तो सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल दो, है ना। स्क्वायर का एरिया जब निकल गया अगर, तो कैसे लिखोगे आप इसको, स्क्वायर ऑफ गार्डन, तो साइड ऑफ गार्डन कितनी है, 30 मीटर, है ना। तो हम क्या करें, पहले तो एरिया निकाल देते हैं, एरिया ऑफ गार्डन। अभी जो एरिया है उसके अंदर तो पाथ भी इंक्लूडेड है, तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग पाथ। कितना हो जाएगा, 30 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 900 मीटर स्क्वायर, है ना। यही लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, ये भी लिख सकते हो, फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द साइड ऑफ द स्क्वायर गार्डन, है ना। जब अगर हमने पाथ इंक्लूड नहीं किया, सो व्हेन पाथ is not included then area is what, so we can observe, क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं हम। अब आप खुद देखो, 1-1 मीटर का तो है, दोनों साइड से हट जाएगा, तो हमने ये ऑब्जर्व किया द साइड ऑफ स्क्वायर गार्डन वुड बी, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 30 माइनस 2 यानी कि 28 मीटर्स हो जाएगी। तो अब एरिया कितना हो गया आपका, एरिया इज इक्वल्स टू 28 इंटू 28 इज इक्वल्स टू 28 का स्क्वायर कितना होता है, कौन कौन जानता है 28 का स्क्वायर। तो 28 का स्क्वायर करें, 28 8 8 जा 64 कैरी 6 8 2 जा 16 16 और 6 16 और 6, तो ये हो जाता है आपका 784। ठीक है। अब रिक्वायर्ड एरिया कितना हो गया, 900 माइनस 784। अब आप सारा थ्योरी आप लिखेंगे, मैं नहीं लिखूंगी, 116 मीटर स्क्वायर। तो वही वापस से इसने क्या करनी है, ग्रास लगानी है इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन एट द रेट ऑफ 40 पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ घास, वो घास लगाने की कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इज इक्वल्स टू कितने रुपए थे, 40 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन 784 मीटर स्क्वायर, यानी इसको घास कहाँ लगानी है, इसको घास लगानी है अंदर की तरफ, जो खाली पड़ा है मैदान उसमें ही तो लगाएगा अभी घास, तो मस्त आराम से लगाएगा, इतने बड़े पोर्शन में घास लगाएगा ये इसमें। तो कितना हो जाएगा, 784 इंटू 40 करें मल्टीप्लाई, 4 4 जो 16 कैरी 4 32 33 3 28 28 और 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा रुपीज़ में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया। दोबारा क्वेश्चन पढ़ लो, क्या पूछा है, पाथ 1 मीटर वाइड इज बिल्ट अलोंग द बॉर्डर एंड इनसाइड स्क्वायर गार्डन ऑफ 30 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, यानी कि पाथ का एरिया बता दो पहले तो। फिर इसने हमसे पूछा कि घास लगानी है। अब घास तुम पाथ में मत लगा देना, इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन, तो गार्डन का जो बचा हुआ पोर्शन है उसको उसमें घास लगवानी है। तो जो बचा हुआ पोर्शन है वो कौन सा है, एक तो इसने वो छोड़ दिया, पाथ बना दिया, पाथ बनाने के बाद जो बचा उसमें हमें घास लगानी है। तो मैंने आपको मार्क करके दिखा दिया कौन सा एरिया बच रहा है, वो ये वाला, इसमें लगाएगा घास। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।